चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा यूज ऑफ एपिस्ट्रोफे एस। क्या? यूज ऑफ एपिस्ट्रोफे एस। हम लोग उसको हिंदी में एपास्ट्राफी एस बोलते हैं, लेकिन शुद्ध प्रोनाउंसिएशन उसका एपिस्ट्रोफे एस होता है। ठीक, लिखता हूँ। यूज ऑफ एपिस्ट्रोफे एस। ठीक, एपिस्ट्रोफे एस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? बहुत जगह है, लेकिन मुख्य जो है वही आपको जानना है। पहली चीज तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो एपिस्ट्रोफे यस है, यह लिविंग बॉडी के साथ किया जाता है। किसके साथ? लिविंग बॉडी के साथ, अर्थात सजीव के साथ एपिस्ट्रोफे यस का प्रयोग किया जाता है, नॉट नॉन लिविंग। पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसमें बताया जाता है कि एपिस्ट्रोफे यस का प्रयोग अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं पंकज की बुक, तो यहां पर जो हिंदी शब्द लिखता हूं, ये जो शब्द पंकज है, पंकज की किताब, पहले ध्यान से समझिएगा भाई, फिर लिखवा दूंगा। पंकज की किताब, इसमें दो शब्द है, एक पंकज है, एक किताब है। ये जो की का के है, यही अधिकार सूचक शब्द है, यही अधिकार दर्शा रहा है। यह जो किताब है यह पंकज की है। बताइए, बात समझ में आई? मैं कहूं राम का घर या मोहन का घर, मोहन का घर, तो मोहन और घर है, ये कनेक्टिंग वर्ड है, अधिकार सूचक शब्द है। ये अधिकार को दर्शा रहा है, ये जो घर है यह मोहन का है। इतनी बात समझ में आई? अब हम कहेंगे ये जो पंकज है यह लिविंग है कि नॉन लिविंग है? यह जो मोहन है यह लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। इतनी बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में कि टू शो पोजीशन ऑफ लिविंग बॉडी वी यूज एपिस्ट्रोफे। क्लियर है? पहले इतना लिखिएगा, टू शो पोजीशन, टू शो पोजीशन ऑफ लिविंग बॉडी, ऑफ लिविंग बॉडी we use apostrophe s, we use apostrophe s। क्लियर है? बोलो भाई। जैसे मैंने लिखा, यह उदाहरण लिखा हुआ है पंकज की किताब, दूसरा लिखा हुआ है मोहन का घर। ये तो हिंदी में लिखा हूं ना, इसको जानना है इंग्लिश में। तो हम पंकज का जो घर है तो हम कहेंगे पंकज हाउस, लेकिन इसमें एपिस्ट्रोफे एस लगा। अच्छा, बुक है तो बुक लिखेंगे भाई। मैं कहूंगा मोहन का घर, मोहन्स हाउस। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाउस और होम में, हाउस एंड होम दोनों एक ही चीज है,
दोनों का मतलब घर होता है, लेकिन कब हाउस बताएंगे कब होम बताएंगे? देव बताओ, कब हाउस बताएंगे कब होम बताएंगे? अच्छा, जब छोटा होगा तो हाउस, बड़ा होगा तो होम बताएंगे। अच्छा, एक घर को लिया जाएगा, नालायक हो। बता रहे, जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से बताएंगे तो वह होम, अर्थात अगर मैं घर के अंदर हूं, घर के आंतरिक बता रहा हूं तो यह होम कहलाएगा। बाहर से अगर बताऊंगा तो हमारा वह हाउस कहलाएगा। सेम एक दिन मैंने वो छत का बताया था। छत रूफ भी होता है, सीलिंग भी होता है। अंदर से मैं छत के नीचे हूं तो बता रही सीलिंग है, अब छत के ऊपर तो बता रहा तो ये रूफ है। दोनों में अंतर है, और हिंदी मतलब वही है। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा आया था इसलिए बता दिया कि कब होम होगा कब हाउस होगा। ये क्लियर है कि नहीं? बोलो, ये उदाहरण छाप लीजिए आप लोग। हो गया? लेकिन अभी सुनिएगा तब लिखिएगा। आपसे मैं कहूं कि भाई आप जरा हमको टेबल पढ़िए। टेबल मतलब सारणी, लेकिन गणित की भाषा में टेबल का मतलब पहाड़ा। ठीक, और चलो इधर से पहाड़ा आता है ना, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल पूछेंगे, बस हमको यहां पर बताना है। मेरा उद्देश्य पहाड़ा पूछना नहीं है, यहां बताना है। तो हमको ना 2 का टेबल बताओ। 1 जा गायब है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 7 जा 8 जा। वैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बस इतने समझ। जो आप बार बार बोल रहे हो 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स? इससे आप क्या समझते हैं? ये जो बार बार जा बोल रहे हो क्या है? नहीं, वहीं पर लगा है एपिस्ट्रोफे यस, वहीं पर लगा है एपिस्ट्रोफे एस। लिखा कैसे जाता है? वो बच्चों को, हमको भी बचपन में रटवाया गया था। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो रटवाया गया होगा। आगे आप लोग इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाएंगे तो रटवाएंगे वही 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लेकिन वो आया कहाँ से? ये पूछा जा सकता है कि जब आप बड़ी परीक्षाओं का इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, या वहाँ पूछा जाएगा, या आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये लिखा जाएगा भाई 2 1 जा, ऐसे लिखा जाता है। 2 2 जा 2 3 जा। ये उसका जो मतलब होता है एजाज आता है। जा जो बार बार आ रहा है ना, वही है एपिस्ट्रोफे एस लगा है। 2 का 1 बार, इसका मतलब है 2 का 1 बार, 2 का 2 बार, 2 का 3 बार, 2 का 4 बार, ऐसे सबका रिलेट करके बना है। बात क्लियर है? चलो मुद्दे की बात करते हैं। ये जो हम लोग पंकज मोहन, शुद्ध होता है मोहन्ज, मोहन्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, शुद्ध होगा मोहंज। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर लिविंग ना होके कोई नॉन लिविंग आ जाए तब हम अधिकार दर्शाने के लिए क्या करेंगे? ठीक, लिविंग ना होके क्या हो जाए? नॉन लिविंग हो जाए, तब अधिकार दर्शाएंगे कैसे भैया? तब वो ऑफ लगाएंगे, बोलिए। तब हम कहते हैं ओएफ का यूज करेंगे, ऑफ का। नॉन लिविंग के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आपका। जैसे मैं कहूं कुर्सी की टांग,
कुर्सी की टांग। अब यहां कुर्सी की टांग तो अधिकार दर्शा रहा है कि नहीं, ये का के की अधिकार ही तो दर्शाता है। तो आप कहोगे यार तब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे तो लेकिन लिखेंगे कैसे? तो हम पहले गलत बताते हैं। तो हम कहेंगे कुर्सी है, कुर्सी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो चेयर ऑफ लेग। क्या यह सही हो रहा है? नहीं लग रहा है ना। याद रखना कि जब निर्जीव हो, अधिकार दर्शाना हो, बाद वाले को पहले लिखते हैं, पहले वाले को बाद में लिखते हैं, ये इसका नियम है। ये ना होके ये हो जाएगा द लेग ऑफ चेयर। द लेग ऑफ चेयर, बात बराबर, कोई दिक्कत? हाँ, द आर्टिकल है भाई, लगता है। नहीं लगाएंगे तो आर्टिकल का मिस्टेक करेंगे और कुछ नहीं। द बहुत बहुत जगह लगता है। आर्टिकल में द का प्रयोग 40 ठो है और 40 में एक एक में 5-6 करके हैं, मिला जुला के 200 याद करना पड़ेगा। जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे उसको, या तो कहिए नाउन के बाद आर्टिकल ही पढ़ा दूं। जैसे कहा जाए शायरी याद कर लो, ये नदियां, ये पौधे, ये पेड़, ये पहाड़, ठीक, ये जमी, ये आसमां, इन सब के साथ द प्रयोग होता है। ठीक, छोड़िए वो आर्टिकल की बात है। ये एक चीज आया आपके माइंड में भाई कि अगर नॉन लिविंग है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ओएफ का प्रयोग करेंगे। नीचे नोट करके लिखिएगा, नीचे नोट में लिखिएगा टू शो पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, टू शो पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स we use OF. We use OF to show possession of non-living things, non-living things we use OF. ठीक, क्लियर है? उदाहरण में लिख लीजिएगा ये, बोलो भाई बात बराबर? ठीक, अब यहीं से आपके एग्जाम का नियम बनेगा, ग्रामर का नियम आएगा। यहां पे क्या आएगा नियम, उसको ध्यान में रखिए। ठीक, अभी और है, सब बताता हूं आराम आराम से। अगर मैं कहूं कि भाई एक लिविंग बॉडी है, एक नॉन लिविंग बॉडी है, अधिकार दर्शाया गया है, कोई सेंटेंस बनाया गया, सेंटेंस में जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगा किसके अनुसार लगेगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए मैं कहता हूं क्रिया लगाना है, किसके अनुसार लगाएंगे? राम्स ब्रदर्स, राम्स ब्रदर्स
रीडिंग इन द रूम। ऑप्शन दे दिया गया इज और आर। ब्रदर्स है, इज लगेगा कि आर लगेगा? एग्जाम में यही आता है। सुनिए, वही हमको बताना था, ध्यान देना। जब, अब आपको नियम बनवा देता हूं यही। राम नाउन है क्या? इसका भाई नाउन है क्या? बात समझ में आई? अगर ये नाउन्स नाउन हो, इसका मतलब पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी यस लगा हो, तो जो वर्ब लगेगा वो बाद वाले अर्थात नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। इस नाउन के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। अगर यह नाउन सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर लेगा। अगर प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। बात बराबर? नहीं समझ पाए? इधर नहीं समझ पाए? हम कहेंगे अगर दो नाउन जुड़े हों, पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी यस लग के दूसरा नाउन आया हो, तो सेंटेंस में जो वर्ब लगेगा वह वर्ब नजदीक वाले नाउन के अनुसार लगेगा। बस इतना याद रखना है। या कह देंगे कि बाद वाले नाउन के अनुसार लगेगा। क्लियर है? ठीक। लेकिन अगर यह नाउन ऑफ नाउन हो और वर्ब लगाना हो, तो अब वर्ब जो लगेगा वो पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगा। एपोस्ट्रोफी यस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी और बैंक में, और किसी में नहीं। अगर सवाल बनाया गया एपोस्ट्रोफी यस का तो बस यहीं से बनाएगा, और कुछ नहीं बनाएगा। ठीक। अब देखेंगे क्या यह नाउन है? इस नाउन में यस लगा है, ये भी एक नाउन है। यहां पर वर्ब का स्थान खाली है, बाद वाले नाउन के अनुसार लगेगा। बाद वाला नाउन क्या है? ब्रदर्स है, बहुवचन है, तो वर्ब भी क्या लेगा? बहुवचन लेगा। इज और आर में बहुवचन है कौन? तो होगा क्या? आर होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? इसको ऐसे ही बना लीजिए। ये नाउन में ग्रामर का एक केवल नियम है। बहुत लंबा चौड़ा आपका नाउन है। नाउन अगर पढ़ लिए तो समझ लो कहानी आधी खत्म हो जाएगी ग्रामर की। अभी आगे पढ़ेंगे अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, जहां से बैंक में एक सवाल, एसएससी में एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है अल्टरनेट ऑर्डर में। सब नाउन में ही है। अभी आपको मानस पढ़ना है। मानस, मानस क्या है? मानस अपने से बनाया गया एक नियम है। मोस्ट, ऑल, नॉन, एनी, सम के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा, वो आगे बताया जाएगा। पहले बेसिक चीजें आपको बता दी जाए। बेटाएं भाई इसको? ठीक, ये क्लियर हो गया एक चीज। लेकिन कुछ चीज में थोड़ा सा अपवाद है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखवाया क्या? ये तो इसका था, इसका नहीं एग्जाम्पल लिखा था, इसका एग्जाम्पल।
द ट्री ऑफ जंगल, द ट्री ऑफ जंगल बर्निंग। ऑप्शन है इज एंड आर, बस समझाना है इसलिए इज आर दे रहा हूं। तो ये अब देखो पहला वाला नाउन क्या है, और ये नाउन ऑफ नाउन है क्या, नाउन ऑफ नाउन है, तो पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगा। तो पहला नाउन ट्री है, ट्री सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, इसलिए यहां पर इज हम लगा देंगे। लेकिन अगर गलती से यहीं पर ट्रीज हो जाता तब वो थोड़ा सा सेंटेंस बदलता, ऑल द ट्रीज ऑफ जंगल, ठीक, या हम यहां अ ट्री ऑफ कर दें, ठीक, तब भी आप समझ सकते हैं। बस आपको बस इतना ही समझना था। अब आगे अपवाद जानेंगे। अपवाद क्या है भाई, जैसे कहा जाता है कि भाई नदी उदी क्या है, नदी, नदी क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? मानवीकरण करेंगे, हाँ बस वही समझना ही है, ठीक, वही उस सब है नहीं। जैसे एक नदी है गंगा, वो लिविंग माना गया है, और नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते तो नदी है। अगर मैं कह दूं गंगा का पानी, तब क्या होगा? गंगा का पानी, तो अधिकार दर्शाया गया ना, ठीक, तो हाँ वह है गंगा जल। गंगा जल को गंगा जल, उसको सीधा लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, नहीं, ठीक। तो ये गंगा का पानी है, तो गंगा नदी केवल है, अगर नदी है तो नॉन लिविंग है, तो हम कहेंगे भाई ये हो जाएगा द वाटर ऑफ गंगा, ठीक। गलत लिख दिया हूं, दिमाग कहीं और चला गया था, पानी लेने चला गया था, ठीक। लेकिन इनमें इनका वो भी होता है गंगाज वाटर, गंगाज वाटर, ये दोनों, इनके लिए ये दोनों प्रयोग किया जाता है, ठीक, क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि गंगा को लिविंग नदी माना गया भारत में, जीवित श्रेणी में रखा गया। गंगा गंगेश, गंगास लगाते हैं ना, तो लगा तो रहा हूं, क्योंकि भारत में, भारत की बात, हम भारत में है, ये लिविंग नदी मानी गई है, और किसी को नहीं, केवल गंगा को प्रमाणित लिविंग नदी है, ठीक है। भूगोल उगोल पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा भाई, और उनसे पूछेगा जब नदियां पढ़ाई जाएंगी तो वहां बताएंगे आपको। छोड़िए, अब आपको लिखना है अपवाद। एक्सेप्शन, अपवाद की बात करूं तो बात करने से पहले मैं आपको एक दो उदाहरण दे दूं, ठीक। आप हमको बताइए, हिंदी में लिखिएगा लड़कियों का छात्रावास, लड़कों का छात्रावास। लड़कों का छात्रावास, ठीक।
अब कहेंगे लड़कियों का छात्रावास, लड़कों का छात्रावास। छात्रावास को अंग्रेजी में हॉस्टल बोलते हैं। ठीक, लड़कियों, लड़की और लड़कियों में अंतर है ना। लड़कियों में गर्ल का प्लूरल हो जाएगा, तो हम कहेंगे गर्ल्स, ये लड़कियों हो गया, और अधिकार दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, हॉस्टल के लिए हॉस्टल लिख दिया। सेम लड़कों, तो बॉय मतलब लड़का, लड़कों मतलब बॉयज, एपोस्ट्रोफी एस लगाया और हॉस्टल लिख दिया। चलो इधर इसी केवल पढ़ दो, पढ़ो ना। गर्ल्स तो पहले ही यहीं तक हो गया, पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वही बताना, वही त्रुटि है, वही एक्सेप्शन है। तो इसको देखो, हम पढ़ रहे हैं ना, सुनो, पढ़ रहे हैं गर्ल्स, तो ये सिस की आवाज आ रही है। किसकी? सिस की। इसको बोलते हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड। सिस की आवाज को हिसिंग साउंड बोलते हैं। ठीक, तो कहा जाता है कि अगर लिविंग बॉडी का कोई नाउन हो, अगर उसके अंत में पहले से यस लगा हो, अधिकार दर्शाने के लिए यदि हमें एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करना हो, तो वहां पर हिसिंग साउंड से बचने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग न करके केवल एपोस्ट्रोफी का सिंबल प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? सिंबल प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी यस का यस नहीं लगाएंगे। तब हमारा ये हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल, और ये मान लिया जाएगा कि अधिकार बता रहा है। सेम वही कंडीशन है यहां इनके साथ, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा के केवल छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हिसिंग साउंड से हमको बचना है। क्लियर है? इसको लिखवा दूं कि अपने समझ जाएंगे? समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। क्लियर है? क्या चीज? चलो, ये बात समझ में आई ना भाई? हिसिंग साउंड से बचने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग ना करके केवल एपोस्ट्रोफी का सिंबल प्रयोग करते हैं, और मतलब उसका वही रहेगा। अगर मैं कहूं बच्चों का अस्पताल, बच्चों का अस्पताल, तो चिल्ड्रेन मतलब बच्चों या बच्चे, का मतलब एपोस्ट्रोफी, अस्पताल का मतलब हॉस्पिटल। ठीक, अब देखो उसमें यस नहीं था तो एपोस्ट्रोफी यस लगाया अधिकार दर्शाने के लिए। इतनी बात क्लियर है? तो इसी के साथ आपका ये यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे आपको बताया जाएगा।